हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैंने सोचा है कि जो बीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है उसको आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले ये पॉलिटी का टेस्ट है, इसको आज हम लोग लगाएंगे। दोस्तों, मैं इसको वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक पॉजिटिव कोटेशन से हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहते हैं कि मेहनत की राह आसान नहीं होती है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। तो इस पॉजिटिव वाइब के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट है पॉलिटी का, जिसमें 72 बीपीएससी 2026 में 26 जुलाई को जो होने वाली है, उसमें संभावित प्रश्नों को अच्छे तरीके से इसमें समेटा गया है। मैंने ख़ुद इस टेस्ट सीरीज़ को लगाया था, जिसको मुझे काफ़ी हेल्प हुई। सोच रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता चलूँ। जो क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें आप वीडियो को पोस्ट करके या कमेंट में उसको लिख सकते हैं, जिससे कि आपको खुद प्रैक्टिस होती रहे कि क्वेश्चन कितना सही हमको बन पा रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। बाकी एनालिसिस है, वीडियो के साथ में चलता रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब मेरा मेनली फोकस हिंदी और हिंदी में रहेगा, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो वीडियो में स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसको आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं एक्सप्लेन तो करता चलूँगा। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें पहला कथन है, इसने पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दी थी। कथन 2, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कथन 3, इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन रहेगा, कौन सा आंसर होगा। दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें ये कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने का पहला कदम था। इसने कंपनी के प्रशासक और राजनीतिक कार्यों का पहली बार वैधानिक मान्यता दी थी। और जबकि जो कथन 2 है, इसमें कहा गया कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कथन गलत है। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया था, ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल पद जो आया था वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सृजित किया गया था, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, जो वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको आप एक्स्ट्रा अपनी कॉपी पेन रखिएगा और उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है। अब कथन 3 के बारे में बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस एक्ट ने कंपनी के अधिकारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि बात सही है। ठीक है। एक्स्ट्रा एक फैक्ट है, हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको मिल जाए। वो ये है कि जो ये एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, इसी एक्ट ने 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी करी थी। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चलिए आइए हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के दौरान स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या था। दोस्तों, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैं कथन पढ़ रहा हूँ। पहला है, कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंध करना। ऑप्शन बी, भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों का अधीक्षण करना। ऑप्शन सी, सिविल सेवकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की निगरानी करना। ऑप्शन डी, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति देना। बताइए इसमें से ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों का अधीक्षण करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो द्वैध शासन था वो 1784 के एक्ट ने अब कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया था। व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रखा गया था, लेकिन राजनीतिक, नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए एक नया निकाय जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम देते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस है, अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र की ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाया गया, यानी कि जितना भी जो एरिया था वो ब्रिटिश के अराउंड आने लगा था। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी के प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त हो गया था, यानी कि जो कंपनी का अधिकार था पूरे तरीके से ब्रिटिश के अंदर वो आ गई थी। ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है जो अक्सर बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे बीपीएससी हो, पीएससी हो,
और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल या यूपीएससी लेवल में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बीपीएससी और पीएससी एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी तरीके के देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें सूची को मिलान करिए। पहला है चार्टर अधिनियम 1813 और इसका सही मिलान क्या होगा? पहला दिया गया है इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ, चार्टर अधिनियम 1833। इसका दिया गया है ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, चार्टर सी यानी क्वेश्चन ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1853 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना, और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858 मुगल सम्राट के पद की समाप्ति। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? दोस्तों इसका मिलान ए होगा। जो चार्टर एक्ट था 1813 वाला, तो इसका मेन उद्देश्य था कि ईसाई जो मिशनरी थे उनको भारत में आने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। और जो बी वाला ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833, इसका आंसर है, इसका मिलान आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना, यानी कि इसका बी का 3 होगा, सी का पहला होगा। इसमें जो चार्टर अधिनियम 1853 था, इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। डी की बात करें तो डी का 4 होगा। भारत शासन अधिनियम 1858 मुगल सम्राट के पद की समाप्ति, ये बेसिकली 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसकी बात का ये प्रावधान था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो 1813 का जो एक्ट था, तो उसने ईसाई जो मिशनरी थे उनको धर्म प्रचार की अनुमति दी थी और भारतीयों की शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन को छोड़कर, ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखना कि इसने कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। जो 1833 का एक्ट था, इसने केंद्रीकरण को चरम पर पहुंचाया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। इसने कंपनी के व्यावहारिक रूप को पूरी तरह समाप्त कर दिया, यानी कि जो मतलब व्यावहारिक रूप में जो कंपनी का कार्य होता था पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। और 1853 के एक्ट की बात करें तो इसने पहली बार विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग किया था। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, इसमें मैकाले समिति 1854 उल्लेखनीय है कि शुरुआत इसी एक्ट के माध्यम से हुई थी। और 1858 का जो एक्ट था, इसमें 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो उसके बाद के मैंने बताया था जैसा कि आपको भारत का शासन सीधे यानी कि डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से भारत में जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो इसको कंपनी शासन के अंतर्गत इसको रेगुलेट कर रहे थे, लेकिन इसको हटा करके डायरेक्टली क्राउन यानी कि जो इंग्लैंड का राजा होता था वो इसको रेगुलेट करने लगा था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चौथे की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिन भारत के पहले वायसराय बने थे। ऑप्शन सी, भारत सचिव का पद सृजित किया गया था जिसकी सहायता के लिए 10 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, यह अधिनियम। और डी, यह अधिनियम 1857 के विद्रोह की प्रतिक्रिया के रूप में लाया गया था। बताइए दोस्तों, वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर देना कमेंट में। वैसे इसका आंसर सी होगा। जो भारत शासन अधिनियम 1858 का जो मेन प्रावधान था वो भारत सचिव का जो पद था वो सृजित किया गया, यानी कि पहली बार भारत सचिव का पद को लाया गया था और जिसकी सहायता के लिए 10 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं ताकि वो एग्जाम के रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट हो। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, ना कि 10 सदस्य का। यानी कि जो सी वाला जो कथन है आपका वो गलत क्यों है, इसका रीज़न जान लीजिए। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का नहीं बल्कि 10 सदस्य का गठन किया गया था। वायसराय की बात करें तो वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिन प्रथम वायसराय बने थे। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस कानून ने द्वैध शासन प्रणाली को, जो कि 1784 से चल रही थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब क्वेश्चन 5 की हम बात करते हैं। ये कथन और कारण वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक सॉल्व करने की ट्रिक होती है, वो मैं बताता चलूँगा, जो मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार इसको यूज़ किया, मुझे काफ़ी हेल्पफुल भी हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसको पढ़ना कैसे, थोड़ा तरीका आप एक बार सीख लीजिए, बाकी मैं स्पीड्स में वीडियो में आगे बढ़ जाऊँगा। पहला है कि कथन कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की नींव रखी थी, ठीक है। आपको पहले स्टेटमेंट ऐसे पढ़ना है। जो कारण है, पता है कारण कैसे पढ़ना है? आपने स्टेटमेंट ए पढ़ा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में विकेंद्रीकरण की नींव रखी थी क्योंकि इसने मद्रास, बॉम्बे,
प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ यानी कानूनी अधिकार दे दिया गया था। इस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी कि जो कथन दिया हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए लगाया, उसको पढ़ने का तरीका यही है क्योंकि इसकी ठीक से व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए, कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की भी सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन ए गलत है कथन लेकिन आर सही है। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। वैसे इसका आंसर 5वें वाले का ए होगा, जिसमें कहा गया है कि दोनों ये कथन सही हैं। क्वेश्चन 6 नंबर की बात करें, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये सब जानते हैं कि लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। 7वीं की बात करें, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, इसको इतना याद रखिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड के बारे में तहत जो प्रांतों में लागू द्वैध शासन का तात्पर्य क्या था। आइए इसको पढ़ते हैं। केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा। ऑप्शन बी, प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्ताक्षरित श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। वायसराय और गवर्नर के बीच शक्तियों का विभाजन और उच्च सदन और निम्न सदन की स्थापना। आइए इसका आंसर बेसिकली बी होगा यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1919, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका मेन द्वैध शासन को लागू करना था। लेकिन इसके विषय क्या थे, उसमें आरक्षित यानी कि रिजर्व और अनरिजर्व विषयों को उन्होंने बांट दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो इसमें रिजर्व विषय थे, जैसे कि इसमें रिजर्व विषयों की अगर आप बात करें, जैसे कि आपका पुलिस हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, और न्याय हो गया, ये बेसिकली गवर्नर अपनी जो कार्यपालिका परिषद की उसकी सहायता से करता था। ठीक है, जो विधान परिषद की प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। ठीक है, अगर हस्तांतरित विषय की बात करें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका संबंध जो था शासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, इसने एक काम और किया था, 2 सदनीय व्यवस्था, जिसमें केंद्र में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना, इसी अधिनियम के माध्यम से। और पता है इसका एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो द्वैध शासन है किसके माध्यम से लाया गया था। ठीक है ना, तो बेसिकली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको नाम याद रखना है। और इसी के माध्यम से लोक सेवा आयोग की भी शुरुआत की गई थी, यानी कि गठन किया गया था 1926 में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की थी। कथन 2, इसने केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान किया था। कथन 3, अवशिष्ट शक्तियाँ, जिसको रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, केंद्रीय विधायकों को सौंप दी गई थी। बेसिकली इसका आंसर ए होगा, इसने प्रांतों में पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तीसरा जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय विधायकों को दी गई थी, बल्कि गलत है। ये क्वेश्चन क्यों गलत है इसके बारे में आइए देखते हैं। पहला दूसरा दोनों सही हैं। तीसरा है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो बेसिकली वे विषय थे जो किसी सूची में नहीं थे। यानी कि अगर हम वर्तमान की बात करें, आर्टिकल 248, जहाँ तक मैं सही याद कर पा रहा हूँ, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास हैं। तो बेसिकली ये भी वही विषय थे जो वायसराय को इसकी पावर थी, ना कि विधायिका को। ठीक है, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लीजिए। इसमें 3 सूचियाँ थीं जो कि आप जानते हैं, संघीय सूची, प्रांतीय, और जो कि वर्तमान में भी है, इसको बेसिकली जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और वे किस पार्टी से थे। ये बेसिकली बहुत आंसर ईजी है, आप सब बता देंगे इसको। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका आंसर भी आप सब लोग जानते होंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने स्क्रॉल किया है, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं इसको अच्छे से पढ़ लें, ताकि उसका जो मैं आंसर देख करके क्वेश्चन में दे सकते हैं। मैंने थोड़ा तेज़ स्क्रॉल कर दिया इसको, वीडियो को आप स्पीड कम करके पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बनाने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, बेसिकली आपने जब से पॉलिटी पढ़ा होगा तो बेसिकली जो पहला या दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं संवैधानिक यात्रा का विकास, यानी कि संवैधानिक की विकास की जो यात्रा है उसमें बेसिकली ये चर्चा आपको मिलती होगी, उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार और विविधता। कथन 2, 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव जो स्वयं में बहुत विस्तृत था। कथन 3, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही एकल संविधान का होना। कथन 4, संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बेसिकली इसका आंसर डी होगा, सभी कथन इसमें सही हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। मैं पढ़ता हूँ, भारतीय संविधान को केवल विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया आवश्यक है। ऑप्शन सी, संविधान के सभी हिस्सों को राज्य की सहमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान की तरह पूरी तरह लचीला है। बेसिकली क्वेश्चन पढ़ के ही आप समझ गए इसका आंसर भी होगा, क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन रहता है कि उसकी भाषा से ही हम लोग समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। इसका आंसर भी होगा, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें कहा गया है कि सूची है, बेसिकली इसको मिलान करना है कि कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो एकल नागरिकता प्रावधान कहाँ से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं, ये बिल्कुल मिलान सही है कि नहीं है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, संवर्धित सूची के विषय कनाडा के संविधान से लिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली इसका आंसर ए होना चाहिए, हाँ ए इसका आंसर है। और जो एकल नागरिकता ब्रिटिश, ठीक है। राज्य की जो DPSP हैं वो आयरलैंड के संविधान से हैं, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकार से भारतीय अमेरिका की संविधान से लिए गए, बिल्कुल ठीक है। समवर्ती सूची का जो विषय हैं वो कनाडा के संविधान से नहीं लिए गए हैं, ठीक है। बेसिकली जो समवर्ती सूची का विषय है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली यानी कि जो फेडरल सिस्टम है हमारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एकात्मक लक्षण है। क्या लिखित संविधान है, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्या केंद्र राज्य पाल की नियुक्ति है, या शक्तियों का विभाजन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर बेसिकली आप जानते हैं सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सरकार के संसदीय स्वरूप के मुख्य लक्षणों में से कौन सा शामिल नहीं है। वास्तविक और नाम मात्र, कार्यपालिका की उपस्थिति। ऑप्शन बी, कार्यपालिका के विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन अगर सी की बात करें, निचले सदन का विघटन। ऑप्शन डी, कार्यपालिका और विधायिका का पूर्ण पृथक्करण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली अगर एकात्मक विशेषता की बात करें तो कार्यपालिका और विधायिका का पूर्ण पृथक्करण इसका सही आंसर होगा। आइए थोड़ा इसका जो विदेशों के संविधान से थोड़ी तुलना कर लेते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली जैसे किसे बोलते हैं, जैसे कहाँ पे है, ये बेसिकली जान लीजिए अमेरिका की विशेषता है। जो संसदीय प्रणाली है भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय और सहयोग पर जोर दिया जाता है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो बहुमत दल का शासन, मंत्रियों का विधायिका में दोहरी सदस्यता का होना, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है और उसके नीचे उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय है। कथन 2, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें और कार्यालय की सुरक्षा संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 16 की बात करें तो बताइए कौन सा आंसर होगा। बेसिकली इसका आंसर ए होगा। इसमें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है ऐसा नहीं है, बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के जो CGI होते हैं उनकी सिफारिश पर, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। 17 की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये तो बेसिकली आप जानते ही हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये अधिकार न्यायोचित हैं। ये ऑप्शन बी, ये अधिकार असीमित नहीं है और इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को भी लंबित किया जा सकता है। इनका उद्देश्य, ऑप्शन डी, इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देना है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जा सकता, अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। बेसिकली ये प्रावधान जो था 44 जो अमेंडमेंट था 1978 में हुआ था, तो उसी के माध्यम से इसको प्रावधान को जोड़ा गया था। 18वीं की बात करते हैं तो भारत के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और UPSC ने इससे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। ऑप्शन ए, कानून का शासन स्थापित करना। ऑप्शन बी, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापित करना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटान करना। बेसिकली इसका आंसर बी होगा, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें,
भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, बल्कि ये क्वेश्चन हम मेंस में देखते हैं और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि प्रीलिम्स में जिस तरीके से यूपीएससी 2026 ने मेंस के काफ़ी टॉपिक्स को यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछने का जो ट्रेंड जारी किया गया, हो सकता है कि बीपीएससी भी इस ट्रेंड को फॉलो करे, क्योंकि जितनी भी पीएससीज वगैरह हैं वो यूपीएससी को कॉपी करने का प्रयास करती हैं। जैसे कि 67 और 68 में बीपीएससी का देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी के रिपीट हुए थे, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन उसी की तर्ज पर देखने को आपको मिले। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है कि जो पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव पर आधारित है, जबकि भारतीय अवधारणा सभी धर्मों के समान सम्मान पर। ठीक है। बी, भारत में राज्य का अपना एक राजकीय धर्म है। ऑप्शन सी, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करती है। ऑप्शन डी, पश्चिमी देशों में राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा। जो पश्चिमी अवधारणा है वो धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव पर आधारित है, यानी कि जो राज्य है यूरोप में, ठीक है, वो धार्मिक मामलों में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जबकि भारतीय जो अवधारणा है सभी धर्मों के लिए सम्मान और आदरता पूर्वक व्यवहार करेगा और हाँ, न्याय उचित हस्तक्षेप भी कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि त्रिस्तरीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह मूल संविधान से पहले ही मौजूद थे। ऑप्शन बी, इसे 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। ऑप्शन सी, इसके तहत केवल ग्रामीण स्थानीय निकाय में पंचायतों का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन डी, यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए, त्रिस्तरीय की जो बात की गई है बेसिकली वो जो ग्राम पंचायतों का गठन है उसके माध्यम से की गई है, तो जैसी बात है 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारत अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, परिभाषा को लेकर के क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी ने भी पूछा है। बीपीएससी का पीवाईक्यू सब एनालिसिस करेंगे इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ दिखते हैं कि परिभाषा को लेकर के। इसलिए जब भी आप पॉलिटी हो, कोई भी विषय हो, इसमें इकोनॉमिक्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो जो करंट हो या स्टैटिक हो, तो उसमें जो परिभाषाएं डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट ना हमको याद करनी पड़ती हैं, समझना पड़ती हैं, जिससे कि यहाँ क्वेश्चन देखो उसी की बेस पे है। पहला कह रहा है कि राज्य में केवल भारत की संसद और केंद्र सरकार शामिल है। ऑप्शन बी, न्यायपालिका को किसी भी परिस्थिति में राज्य नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन सी, कोई भी निजी इकाई जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है वह राज्य है। और अब ऑप्शन डी, केवल वे संस्थाएं राज्य हैं जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से किया गया है। ये स्पष्ट रूप से है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली इसका आंसर सी होगा, आप जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से संगत विधियां शून्य होंगी। इस संदर्भ में विधि में क्या क्या शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सप्लेनेशन हमको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। बताइए, संसद द्वारा पारित स्थायी कानून। कथन 2, राज्यपाल द्वारा जारी अस्थायी अध्यादेश। कथन 3, कार्यपालिका द्वारा जारी अधिसूचना और नियम। और कथन 4, रूढ़ि या प्रथा जिसका कानून जैसा प्रभाव हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा। रुकिए मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। कार्यपालिका द्वारा अधिसूचना, रूढ़ि प्रथा जिसका उनको जैसे इसका, हाँ, इसके क्वेश्चन कथन सी नहीं बल्कि इसका आंसर डी होगा। सारे कथन इसके सही हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमको ऐसे फैक्ट हैं जो हमको एग्जाम के ओरिएंटेड ध्यान रखने हैं। देखिए, जो न्यायिक समीक्षा के प्रावधान की बात की गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि यह किसी भी ऐसी विधि को अवैध घोषित कर दे जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है, ठीक है। और विधि की व्यापकता की बात की गई है। इसकी अगर बात करें कि व्यापकता का क्या अर्थ है, तो इसमें न केवल विधायिका के कानून शामिल हैं बल्कि कार्यपालिका के आदेश, उपविधि, नियम और यहाँ तक कि गैर विधायी स्रोत जैसे प्रथा या रूढ़ि भी शामिल हैं। संविधान संशोधन। अनुच्छेद 13(4) कहता है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में 1973 में कोर्ट ने कहा था कि यदि संशोधन मूल ढांचे को चोट पहुंचाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है, ठीक है। सारे मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिए बड़ी अच्छी तरीके से, इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को किन विशेष समूह के लिए सकारात्मक भेदभाव
करने की अनुमति है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, महिलाएं और बच्चे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। बताइए, आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर डी होगा। सभी लोगों को विशेष जो सकारात्मक भेदभाव की अनुमति संविधान देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अवसर की समता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कथन बी, संसद कानून बनाकर किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। ठीक। कथन सी, पिछले वर्गों के लिए पदों का आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के तहत संभव है। कथन डी, धार्मिक संस्थानों में किसी विशेष धर्म की व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए, इसके तीनों कथन सही हैं स्टार्टिंग से। जो डी वाला है, इसमें कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों में किसी विशेष धर्म की व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। जो प्रतिबंध की बात करें तो मूल अनुच्छेद 15, जो भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 15 है, वो कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति और हाँ, इसमें कहा गया है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, धार्मिक संस्थानों में किसी विशेष धर्म की व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ऐसा नहीं है, लगाई जा सकती है। ठीक है। जो आर्टिकल 24 से लेकर के 25 से लेकर के 29 तक जो संविधान के दिए गए हैं, जिसमें आपके अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है, सारा है, उसी के अंदर ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो अनुच्छेद इसमें कहता है कि आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह अधिकार निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। कथन 2, अस्पृश्यता शब्द को संविधान और अधिनियम दोनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कथन 3, यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। आप समझ होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा। जो अस्पृश्यता शब्द है उसको संविधान और अधिनियम दोनों में नहीं परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसे ना तो संविधान में परिभाषित किया गया और ना ही किसी अधिनियम में, जैसे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। मैसूर हाईकोर्ट के अनुसार इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप से चली आ रही सामाजिक विकृति से है, ना कि कोई स्पष्ट रूप से है। कथन 3 क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। कहता है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं, निजी और राज्य दोनों के लिए अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इसमें कह रहा है, ये देखो फिर वही कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं, क्योंकि कारण कह रहा है क्योंकि राज्य इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक बात है, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 20 के तहत आत्म अभिशंसन से संरक्षण यानी कि अगर इंग्लिश वर्जन देखें इसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या अर्थ है। इसमें कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी, किसी अपराध को पुलिस हिरासत में मारना अपराध है। ऑप्शन सी, जेल में कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी, एक अपराध के लिए 2 बार सजा से बचाना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर ए रहेगा। इसमें कहा गया किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें कह रहा है डिजिटल डीपीटीपी एक्ट 2023। ये इस बार का क्वेश्चन लिख के लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने जो आईएएस वाले ने अच्छे तरीके से इसको शामिल किया है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें कह रहा है कि डीपीटीपी जो एक्ट है 2023 के पारित होने के बाद अनुच्छेद 21 के तहत जो निराजता की अधिकारी राइट टू प्राइवेसी, इसमें गलत लिखा है, निजता होना चाहिए। निजता के अधिकार का आधार क्या है। यह अधिकार केवल संसद के कानून द्वारा दिया गया है। बी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पट्टास्वामी मामले में मौलिक अधिकार घोषित किया। यह अधिकार केवल विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, नहीं है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है। बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा। बेसिकली इसका आंसर बी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुट्टास्वामी केस में 2017 में जो कि आया था, तो उसमें जो प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी है, इसका डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से दिया था। ठीक है, इसमें जो निजता का अधिकार है उसको लेकर बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो उस पर कह रहा है कि अनुच्छेद 21A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था।
क्या यह राज्य को 6 से 18 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्देश देता है? यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। इन्होंने यहाँ एक पेज इसमें खेला गया है कि जो यह राज्य को 6 से 18 वर्ष नहीं बल्कि 6 से 14 वर्षीय बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्देश देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। अनुच्छेद 19(1)(a) और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जारी नई एडवाइजरी के संदर्भ में राज्य किस आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल है। इस बार आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है ही, बीपीएससी उसको ऐसी बातें पीछे चलता है, तो कह सकते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी वाला इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो सेलिब्रिटी हैं उनके जैसे कि प्रोफाइल हो गया, जिसमें आवाज़ हो गया और उनकी पहचान हो गई, उसको लेकर के ना बहुत उनका वायलेशन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत गंभीर मुद्दा मानते हुए इस पर निर्देश दिए थे, तो उसी को लेकर के ये क्वेश्चन है। बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा कि सरकार की आलोचना करने पर, यानी कि विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों को बिगाड़ने पर, या केवल चुनाव के समय, या किसी भी निजी कंपनी के नुकसान होने पर। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बी होगा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बिगाड़ने पर। यह भी आर्टिकल 2091 का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। अनुच्छेद 23 और 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बीच मुख्य अंतर क्या है? बताइए इसका क्या आंसर क्या होगा? इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 23 महिलाओं के लिए है और 24 पुरुषों के लिए है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकता है, जबकि 24 बाल श्रम को। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 24 सभी को। डी कहता है कि अनुच्छेद 24 केवल कारखानों पर लागू होता है, घरों पर नहीं। बताइए क्या इसका आंसर होगा? बेसिकली इसका आंसर बी होगा। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें। आर्टिकल 23 जो कहता है मानव तस्करी, बेकार यानी कि मुफ्त श्रम और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, यह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। इसका एक अपवाद भी है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्यता सेवा, यानी कि जैसे सैन्य सेवा है ना, लगा सकता है। ध्यान रखना, इसको फोकस करके कह रहा हूँ, इसको ध्यान नोट कर लेना इसको। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खानों मतलब जैसे कि कोयला खदान है, आप जानते होंगे, रेड होल माइनिंग, ये सब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध करंट अफेयर का क्वेश्चन है। खानों या किसी भी खतरनाक गतिविधि में नियोजित करने पर रोक लगाता है, यह एक निरपेक्ष निषेध है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और हाल के धर्मांतरण विरोधी कानून के संदर्भ में सही स्थिति क्या है? देखते हैं क्या है। धर्म का प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल है। किसी व्यक्ति को जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य किसी भी स्थिति में धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही धर्म के प्रचार का अधिकार है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा, जो अच्छे तरीके से इसको वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति को जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना मौलिक अधिकार नहीं। बेसिकली हाल ही में ये घटनाएं काफ़ी देखने को मिली हैं कि बहुत सारे लोग जो किसी अदर धर्म से हैं और धर्म में कन्वर्ट करने का प्रावधान मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, तो बेसिकली बहुत चर्चित मुद्दा है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वही कथन और कारण वाला आ गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के बिना मौलिक अधिकार केवल अर्थहीन शब्द मात्र हैं, क्योंकि इसे लागू करने की शक्ति इसी में है। सही बात है, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या कहता है कि आर्टिकल 34 और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मार्शल लॉ पूरे देश में लागू होता है, जबकि आपातकाल कुछ ही क्षेत्रों में। बी, मार्शल लॉ संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मार्शल लॉ के दौरान केवल मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, जबकि आपातकाल में केंद्र राज्य संबंध भी। दोनों स्थितियाँ बिल्कुल एक समान हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी होगा। जब भी देश में मार्शल लॉ के दौरान मार्शल लॉ लगता है तो केवल मौलिक अधिकार नहीं बल्कि मतलब मौलिक अधिकार प्रभावित होते ही हैं, लेकिन
साथ ही साथ और जब आपका आपातकाल लगता है तो इसमें केंद्र और राज्य संबंध भी प्रभावित होते हैं। ये सही डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, इसमें कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाएंगे? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर भी रहेगा जो आर्टिकल 20 है 21 है वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। 36 की बात करें, बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी अब आ गए हैं, इसको फटाफट करते हुए चलते हैं। DPSP के संदर्भ में है, इनका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इनका उपयोग राज्य का कर्तव्य है। उनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसका आंसर ए होगा, तीसरा वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ये मिलान वाला है, इसको मिलाइए। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। बताइए इसका मिलान किससे कहाँ तक होगा? इसका आंसर बी रहेगा। बी की बात करें तो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायतों गठन की बात करता है जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। बी की बात करें तो इसका ए होगा, यानी कि ये आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। सी की बात करें तो आर्टिकल 50 ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। डी की बात करें आर्टिकल 51 इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी कि 3 होगा इसका। ठीक है, 38 पे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है क्योंकि निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर पूर्णता वरीयता दी गई है ताकि सामाजिक क्रांति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिस तरीके से मैंने पढ़ना आपको ये सॉल्व करना है इसको मैंने बताया, उसके तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा, देखना आपको बहुत हेल्प होगी। देखिए इसका कारण कथन तो ठीक है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है, ठीक बात है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो DPSP है वो मौलिक अधिकारों पर पूर्णता वरीयता दी गई है। देखो इसमें क्या गया कि जो वर्डिंग, देखो एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन लगाओ तो जैसे कि पूर्णता है, ठीक है, समग्र रूप से, अधिकांशता, विशेषता, तो ऐसे जो की वर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये बच्चों को फंसाने के लिए लाए जाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। UPSC भी कई बार ऐसे खेल करता है जो BPSC में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये गलत है और इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, 39 कहता है कि जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निर्देशक तत्वों की सूची में कौन से तत्व जोड़े गए थे। ये तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे तरीके से पता रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा इन डेप्थ में जाकर पूछा है, बिल्कुल UPSC फॉर्मेट में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। आइए इसको पढ़ते हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना आर्टिकल 39 का हिस्सा है। समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39 का हिस्सा है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 43A का हिस्सा है। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और प्रबंधन अनुच्छेद 43B का हिस्सा है। पर्यावरण का संरक्षण और वनों की रक्षा। बताइए इन 5 प्रावधानों में से कौन से 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। इसको आंसर देने की कोशिश करें, थोड़ा मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। सोचिए, मिलान करिए। देखिए मिलान करने की कोशिश करते हैं। पहला तो सही होगा, ये लाया गया था, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, लेकिन जो चौथा है वो गलत है। वो क्यों गलत है? जो सहकारी समितियों का जो प्रावधान है वो 2011 में, ठीक है, 2011 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से इसको लाया गया था, ठीक है, जिसको हम 97वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, देखिए इसमें क्या कहता है। देखो ये करंट से क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। अनुच्छेद 44 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। यह केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने का निर्देश देता है। जाहिर सी बात है ये पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। कथन 2 की बात करें, यह एक उत्तर बौद्धिक सिद्धांत है जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियमों की बात करता है। ठीक बात है। संविधान निर्माताओं ने इसे तुरंत लागू करने के बजाय राज्य के विवेक पर छोड़ दिया था। हाँ सही बात है। इसका देखो पहला कट गया, एक यहाँ से काट दो, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। देखो गांधीवादी सिद्धांत जो मैंने ऊपर चर्चा किए थे, गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन से निर्देशक तत्व शामिल हैं? बताइए। इसमें कह रहा है कि
कुटीर उद्योगों को शामिल करना, वो प्रोत्साहन करना, हाँ ठीक बात है, ये होगा। नशीली दवाओं और शराब के सेवन पर प्रतिबंध, ये नहीं होगा। गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशु के वध पर रोक लगाना, सहकारी समितियों का गठन करना। बताइए इस तालिका कौन सा होगा? बेसिकली इसका पहला भी होगा, नशीली दवा वाला ये भी होगा। कैसे होगा इसके बारे में अभी देखते हैं। जो तीसरा वाला है, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशु के वध पर रोक और सहकारी समितियों का गठन, ये होगा। बेसिकली इसके चारों कथन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 39B और C के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण रहा है। इसमें कह रहा है कि इन्हें अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दी जा सकती है। बी, मौलिक अधिकारों से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, इनका कोई टकराव नहीं है। यदि ये मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हैं तो उन्हें शून्य माना जाएगा। ऑप्शन डी, उन्हें केवल आपातकाल के दौरान ही लागू किया जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। आर्टिकल 39B और C के संबंध में जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने का जो दृष्टिकोण है वो आर्टिकल 14 और 92 पर वरीयता को लेकर के है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, इसमें कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अमृतकाल के तहत सरकार के यानी सहकार से समृद्धि का मिशन किस अनुच्छेद को पृथक रूप से प्रभावित करता है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सहकार, अभी हम जो ऊपर सहकारी समिति पढ़ के आए थे, जो 97 में जो अमेंडमेंट 2011 में हुआ था, उसके माध्यम से आर्टिकल 43B जोड़ा गया था, है ना। तो उसके माध्यम से इसको एलिमिनेट करके इसका आंसर बी हम लगा सकते हैं। तो इसका आंसर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन किया गया था। बेसिकली ये भी क्वेश्चन ऊपर पड़ा है। एक्सप्लेनेशन अगर आपने ठीक से सुना हो तो इसका तौर पर आंसर ए सही होगा। पहले कथन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सॉरी, मैं इसको गलती से ए पढ़ गया, इसका आंसर बी होना चाहिए। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, क्योंकि इसमें 6 से 14 वर्ष तो सही है, मुफ्त शिक्षा वो तो सही है, लेकिन साथ में देखो मैंने इसको आंसर को क्यों ए सही कहा, ये प्रावधान बिल्कुल सही है, 6 से 14 वर्ष को जोड़ा गया था, लेकिन जो आर्टिकल 45 है इसमें देखो 86 में संविधान संशोधन जोड़ा गया था, 6 से 14 बच्चों के लिए कहा गया था, लेकिन इसमें बेसिकली फोकस था 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा। जो 86वां संविधान संशोधन था ना, तो वो उसमें आर्टिकल 21 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो उसके तौर पर मैंने इसको ए कहा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आर्टिकल 45 के विषय में की बात हो रही है ना। आर्टिकल 45 क्या है, हमारा डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या है, जिसमें आर्टिकल 45 की बात करी गई है ना, इसमें छोटे बच्चों को यानी कि 6 साल की किसी बच्चे की उम्र है उससे कम एज के बच्चों को मुफ्त शिक्षा यानी कि कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा यानी कि केयरिंग और एजुकेशन दोनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। आइए इसमें क्या बोलता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों को प्रतिबंधित नहीं करता है। पढ़िए इसका आंसर को, इसका आंसर क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 38 आय और स्थिति की समानता कम करना है। आर्टिकल 41 काम पाने और लोक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 44 समान नागरिक सहायता यानी कि यूसीसी। कथन डी, इसमें 43A और 2 के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, आर्टिकल 44। यूसीसी के बारे में आप जानते हैं, बस एक चीज़ और जान लीजिए, आर्टिकल 44 की ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है, ठीक है ना, क्योंकि यह आधुनिक समाज में कानून की एकरूपता की बात करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इस टर्म को ध्यान रखना, क्योंकि इस टर्म को क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है कि कहते नहीं, एक टर्म आता है ऐसे कहते हैं कि ये उदार बौद्धिक जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है ना, तो ध्यान रखना कि यूसीसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 47 के तहत राज्य के किन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना,
सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। 46 का आंसर, इसका देखिए आंसर डी होगा, सारे सही हैं। 47 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के पंचामृत लक्ष्यों और मिशन लाइफ का जुड़ाव किस अनुच्छेद से है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, सॉल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है, अगर समझना चाहें, पहले आप दिमाग लगाइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। देखिए पंच अमृत लक्ष्य है, ठीक है, मैं यहाँ से तो नहीं पकड़ पाया इसको, लेकिन मिशन लाइफ, ठीक है। देखो लाइफ यानी कि ज़िंदगी, ठीक है ना। आप खुद सोचो, मिशन लाइफ आपने इन्वायरमेंट में ये सेक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप सोचो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा आर्टिकल हो सकता है। 48 नहीं हो सकता है, 49 नहीं हो सकता है, आर्टिकल 50 नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, पृथक्करण, ठीक है, इसकी बात करता है। आर्टिकल 40A होगा, जिसमें जो पर्यावरण का जो अधिकार है वो DPSP में संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, ठीक है। जी करंट को इन्होंने स्टैटिक से जोड़ा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, इसको अच्छे से आप करके जाइएगा। आर्टिकल 40 क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 41 के तहत दी गई सार्वजनिक सहायता यानी पब्लिक असिस्टेंस किन परिस्थितियों में प्राप्त की जा सकती है। ए बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी होने से तथा शिक्षा का अधिकार। बताइए 48 का आंसर क्या रहेगा। बेसिकली इसका आंसर सभी होंगे, बेरोजगारी में भी, बुढ़ापा में भी, बीमारी और निःशक्तता में भी, और शिक्षा के अधिकार में भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। इसमें कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC 1973। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 1 और 2 होगा। आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये सभी जो अधिनियम है वो जो DPSP को वास्तविक बनाने के प्रयास है, जिसमें आपका न्यूनतम मजदूरी है जो आर्टिकल 43 के तहत है, मातृत्व लाभ है वो आर्टिकल 42 के तहत है, वन्यजीव संरक्षण है वो आर्टिकल 48A के तहत है, CRPC 1943 अनुच्छेद 50 के तहत है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 50 है और हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लें, क्योंकि पूरा टेस्ट सॉल्व कराएंगे तो हो सकता है इसमें आपका 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। जितना 1 घंटे में हो सकता है इसको अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या समानता है। दोनों ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, दोनों ही सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं, दोनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी, दोनों सरकार के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य हैं। बताइए क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, दोनों ही सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, भारतीय संसद की संरचना के संबंध में विचार कीजिए। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता है। चूँकि राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसलिए संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति सहमति ना हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके सभी आंसर सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद उसे लोकसभा से अधिक शक्तिशाली बनाता है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु अधिकृत करता है। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित करना। या कथन 3 अनुच्छेद 110 धन विधेयक पर निर्णय लेना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, जिसमें जो तीसरा वाला है अनुच्छेद 110 धन विधेयक पर जो डिसीजन लेना है वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। आइए इसको आगे देखते हैं। बेसिकली जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा के पास सीमित शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो जो धन विधेयक वाला प्रावधान है ना वो बेसिकली विधानसभा के पास होता है, ना कि राज्यसभा, वो लोकसभा के पास होता है, ना कि राज्यसभा के पास, ठीक है। बस इतना होता है कि वो कोई भी धन विधेयक है तो वो उसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है और इसमें संशोधन या इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है ना। संशोधन वो नहीं कर सकती है और अस्वीकार भी नहीं कर सकती है,
ठीक है, बट 14 दिन के लिए विचार करने के लिए अपने पास रख सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखिए करंट में बहुत चर्चा में था, उसको लेकर के है, बताइए कौन सा क्वेश्चन सही इसका स्टेटमेंट सही होगा। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू होगा। यह आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के लिए होगा, जिसे संसद आगे बढ़ा सकती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रावधान नहीं करता है। बेसिकली सिर्फ लोकसभा के लिए, ना कि राज्य विधानसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए नहीं है, बेसिकली लोकसभा और विधानसभाओं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो संसद के सत्र और सत्रावसान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्रावसान केवल सदन की बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित करता है। ऑप्शन बी, सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह सदन के सत्र को समाप्त कर देता है। सत्रावसान होने पर सदन में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन डी, सत्रावसान स्थगन दोनों ही सदन के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बी होगा, सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और सदन के सत्र को समाप्त कर देता है। ठीक है, 55 के बारे में बात करते हैं। धन विधेयक यानी कि मनी बिल के पारित होने की प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, हमको इससे फोकस करना नहीं वाले ऑप्शन पे। इसमें कह रहा है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और कह रहा है कि इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। इसमें कह रहा है यदि राज्यसभा में 14 दिनों के भीतर इसे वापस नहीं करती तो इसे पारित मान लिया जाता है। बताइए लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए डी होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब देखिए गलत क्यों है ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि जो अनुच्छेद 110(3) है के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, उनके निर्णय को ना तो किसी न्यायालय में, ना ही संसद में और ना ही राष्ट्रपति द्वारा चुनौती दी जा सकती है। और इसमें क्या कह रहा है कि उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो ये बिल्कुल कथन गलत होगा। ठीक है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि धन विधेयक केवल एक सरकारी विधेयक के रूप में एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो मनी बिल है ना, तो जो लोकसभा में या राज्यसभा के जो मंत्री हैं, है ना, वो ही इसको ला सकते हैं, कोई निजी व्यक्ति इसको नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इसमें राज्यसभा का कोई प्रभावी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, 56 की बात करें, नया संसद भवन के बारे में कह रहा है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहा था ये। मुख्य वास्तुकार विमल पटेल, लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर, राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल, सेंगोल की स्थापना राज्यसभा कक्ष में। बताइए इसका सही मिलान क्या होगा। देखिए सही मिलान तो ऊपर के ए बी सी तीनों होंगे, इसमें गलत वाला पूछा है तो इसमें सेंगोल की स्थापना राज्यसभा कक्ष में ये नहीं होगा। जो गलत वाला ऑप्शन है वो ऐतिहासिक सेंगोल यानी कि राजदंड है ना, सेंगोल का अर्थ होता है राजदंड, को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, संसदीय समितियों में लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। यह समिति सरकारी बजट की अनुमान की जांच करती है। बताइए इसका क्वेश्चन कौन सा होगा। इसका आंसर बी होगा, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन गलत हैं। 58 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। ठीक है, 59 की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रिकॉर्ड संख्या में सांसदों के निलंबन यानी कि सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ के संदर्भ में नियम 3474 क्या है? ऑप्शन ए, यह सभापति को किसी सदस्य को 10 दिनों के लिए निलंबित करने की शक्ति देता है। यह लोकसभा अध्यक्ष को किसी सदस्य को स्वचालित रूप से 5 बैठकों के लिए निलंबित करने की शक्ति देता है। यह राष्ट्रपति को सांसदों के बर्खास्त करने की शक्ति देता है। यह निलंबन को केवल राज्यसभा में लागू करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष को किसी सदस्य को स्वचालित रूप से 5 बैठकों के लिए निलंबित करने की शक्ति दी गई है। आइए इस नियम 374 को पढ़ लेते हैं। इसमें बात कही गई है कि जो नियम 373, 74 और 374A अध्यक्ष को सदन में अध्यक्षता जो अव्यवस्था फैलाने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की शक्ति देते हैं। नियम 374A के तहत यदि कोई अध्यक्ष किसी सदस्य का नाम लेता है तो वह सदस्य स्वचालित रूप से लगातार 5 बैठकों यानी कि शेष सत्र जो भी कम हो के लिए निलंबित हो जाता है। राज्यसभा में नियम 255 और 256 का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा में स्वचालित निलंबन जिसमें 374A जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वहाँ सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें कह रहा है संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसका आर्टिकल 108 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। बी की बात करें, इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। ये वाला कथन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, संसद के प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की क्या विशेषता है? इनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके लिए 10 दिन का अग्रिम नोटिस अनिवार्य नहीं है। यह केवल निजी सदस्य द्वारा पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर ए बी होगा। इसमें इनका जो उत्तर है मौखिक रूप से दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, इसमें कहा गया है कि संसद की सदस्यता के लिए लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या चुनाव आयोग की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या संबंधित सदन की विशेषाधिकार समिति। इसका सही आंसर भी होगा। इसमें चुनाव आयोग की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति इसकी डिसीजन लेता है।